नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ 68वीं बीपीएससी के 11th रैंक होल्डर आशुतोष जी हमारे साथ हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और काफ़ी अच्छा इनका स्ट्रेटजी भी है। काफ़ी लोग इनका वीडियो देखे भी होंगे, काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी शेयर किए हैं और सभी लोग का मानना था कि इंग्लिश मीडियम वाले का ही रिजल्ट हो रहा है, तो ये भी इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। क्या कुछ परिवर्तन हुआ है बीपीएससी में कि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हिंदी मीडियम वालों को? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट हुआ है। ऐसा नहीं है, लेकिन टॉपर में थोड़ा ज़्यादा ही इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। अच्छा, आप किस कैटेगरी से हैं? मेरा जनरल था। जनरल, ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व? अनरिजर्व जनरल। कोई छूट नहीं है? नहीं। अच्छा, मीडियम इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, पहला ही सवाल ये है कि अभी हिंदी मीडियम वालों का, हमने बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू किया है, लेकिन उनमें से हिंदी मीडियम काफी कम है, मतलब बहुत कम के बराबर है। मुझे लगता है ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। हाँ। लेकिन 68 से जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ। तो कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो यूपीएससी वाले भी बीपीएससी दे रहे हैं, तो पहला हाँ। तो ये कारण है। अच्छा। और दूसरी बात है कि उनका जो स्ट्रेटजी होता है यूपीएससी वालों का, उसी पैटर्न पे बीपीएससी भी अब गया है। अच्छा। जैसे कि इससे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनको एक लेवरेज मिलता है, उनको एक प्लस पॉइंट मिलता है यूपीएससी वालों को, क्योंकि उनका इससे खुद पहले से ही स्ट्रेंथ है उनका इससे। तो ये सब कारण है, पैटर्न चेंज होने के कारण हो सकता है। आप भी यूपीएससी का तैयारी करते थे? जी, मैं कर भी रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। अभी तक यूपीएससी हुआ नहीं है, बीपीएससी में हुआ। अच्छा, क्या आपने भी कहीं से बीटेक या इंजीनियरिंग वगैरह किया है? जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करा है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से 2020 में। अच्छा, एक चीज और है, इंजीनियरिंग करने के बाद से सिविल सर्विसेज का ख्याल क्यों आता है? चाहे वो रैंक 4 होल्डर हो, 3 हो या 2 हो, अधिकतर जितने भी टॉपर हैं उनका लगभग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है। तो इंजीनियरिंग छोड़ के सिविल सर्विसेज में आना कैसे हुआ? मेरा केस ये था कि जब प्लेसमेंट शुरू हुआ कॉलेज में, तो मुझे लगा कि एक बार करियर के बारे में सोचना चाहिए। और उस टाइम कोविड का टाइम था, 2020 में मेरा पासिंग ईयर जब था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरा माइंडसेट भी सिविल सर्विसेज की तरफ ज्यादा है। अच्छा। और दूसरी बात, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत अनसर्टेनिटीज थे, तो मुझे लगा कि इसी में मुझे अपना टाइम देना चाहिए। और बच्चे क्यों ज्यादा इंजीनियर्स आ रहे हैं इसमें, तो पहला तो ये है कि ये इन्होंने ओपन कर रखा है कि कोई भी आ सकते हैं, तो ये तो कोई भी इंटर इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको देखना होगा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ज्यादा हैं बिहार या इंडिया में। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या बाकी स्ट्रीम्स के मुकाबले ज्यादा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ज्यादा इंजीनियर्स सिविल सर्विसेज में आपको देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा कारण मैं ये समझ पा रहा हूँ, उनका एक साइंटिफिक टेम्पर हो जाता है, टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, कि किसी चीज को कम समय में अच्छे से करना। तो एक शेड्यूलिंग करना, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमारे एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी कठिन होते हैं और कम समय में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है कि उन्हें शेड्यूलिंग अच्छे से आता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से, क्योंकि एक वो माइंडसेट हो जाता है। अच्छा, तैयारी शुरू कैसे किया? कोई कोचिंग क्लासेज वगैरह ज्वाइन किया था कि नहीं आपने? मैंने किसी कोचिंग से कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा। और सारे टॉपर यही कह रहे हैं कि मैंने किसी भी कोचिंग से ये सब नहीं लिया है, लेकिन काफी छात्रों का मानना है कि बिना कोचिंग क्लासेज किए कोई यूपीएससी और बीपीएससी कैसे क्रैक कर सकता है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा। आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो आपको अपना लेवल जज करना होगा। आप अपने बेस्ट जज आप खुद हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप पहले मैंने सेल्फ स्टडी का रास्ता चुना, मुझे क्योंकि लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने बुक्स देखे एनसीईआरटी के 11th-12th के, मुझे लगा कि मुझसे हो जाएगा। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप कोचिंग लें, ज़रूरत नहीं है तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, आप जैसे लोग बहुत सारा वीडियोज़ बनाते हैं, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। मैंने भी किया था मैंने बहुत सारे वीडियोस, जब मैं शुरुआत की थी तो बहुत सारे वीडियोस को रेफर किया था टॉपर्स के। फिर मैंने फाइनलाइज किया बुक लिस्ट कि क्या है जो सब में कॉमन है, सारे टॉपर्स में कॉमन बुक लिस्ट क्या है। उसको जब मैंने फाइनलाइज किया तब मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। आपने कौन कौन सी बुकें चुना? जब टॉपर्स का स्ट्रेटेजी देखते होंगे, सुझाव देखते होंगे, तो होता होगा कि इन फालतू चीजों को नहीं पढ़ना है, सीमित चीजों को पढ़ना है जो रिजल्ट में काम आए। कौन कौन सी बुक लिस्ट में कौन कौन सी किताबें हैं जो आपने रखा है? बीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3, जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता के मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों।
मैं प्रीलिम्स की देखिए इस बार जैसा पैटर्न आ रहा है बीपीएससी का यूपीएससी के जैसा ही, तो प्रीलिम्स और मेंस का एक इंटीग्रेटेड मैनर में अप्रोच चाहिए। तो बुक लिस्ट दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का साथ में ही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि बुक को कम रखिए लेकिन थॉरली पढ़िए। अच्छा, एक ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए जी। अच्छा, कोई भी एक किताब आप उठाइए, उसको ऐसा कर लीजिए कि उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। अच्छा। तो जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मैंने रेफर करा है, वो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, नोट्स कहाँ बनाने नहीं बनाने में बाद में बताऊंगा। तो लक्ष्मीकांत का एक पॉलिटी हुआ। हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट और मिडिवल के लिए मैंने रेफर किया था ओल्ड एनसीईआरटीज। अच्छा, दोनों के लिए, एंशियंट और मिडिवल के लिए। जबकि मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफर किया था। वो स्पेक्ट्रम की बुक आती है। कुछ लोग विपिन चंद्रा भी रेफर करते हैं, मैंने बस स्पेक्ट्रम ही किया था। अच्छा। उसके बाद ज्योग्राफी पे आते हैं, तो ज्योग्राफी में 4 एनसीईआरटीज है क्लास 11th और 12th की। वो काफी हैं जिसको, लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है समझने में, एनसीईआरटीज 4 हैं 11th 12th मिला के ज्योग्राफी के लिए। जिनको लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो वो थोड़ा पीछे जा सकते हैं क्लासेस में। जैसे कुछ लोग 6 से भी रेफर करते हैं, मैंने नहीं किया था। तो ये 4 बुक हो गई एनसीईआरटीज ज्योग्राफी के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में मैंने मल्टीपल सोर्सेज से किया था। जैसे आपने बोला किसी कोचिंग से आपने कुछ नहीं लिया, तो बात है कि फिर मैंने यूटिलाइज क्या किया, तो जो भी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल गया, कोई इकोनॉमिक्स में कोई जैसे टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उससे वीडियो देख लिया। एक श्रीराम आईएएस का एक पीडीएफ है जो फ्री अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, उसको मैंने रेफर किया इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो इकोनॉमिक्स के लिए यही मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर किया। इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की बुक है, वो रेफर किया। करंट की बात करें तो करंट एक डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक चीज़ है। तो हिंदू पेपर मैं डेली पढ़ता था। पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेपर आपको डेली एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा। और करंट अफेयर मैगजीन, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो विजन आईएएस की एक मंथली मैगजीन फ्री में आती है, वो मैं महीने के अंत में उसको जो भी सिलेक्टिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उसको मैं पढ़ता था। अच्छा। और लगभग सारे सब्जेक्ट्स हो गए जी। अच्छा, बहुत सारे छात्र जब शुरुआत करते हैं तो लूसेंट भी पढ़ते हैं। लूसेंट भी एक ऐसा बुक है, हमको लगता है कि बिहार के बड़े से बड़े एग्जाम में और छोटे से छोटे एग्जाम में लूसेंट की भूमिका रहती है जीके जीएस को लेकर। और लूसेंट से सवाल भी आते हैं पीटी तक। हमको लगता है बीपीएससी पीटी में भी काफी सवाल लूसेंट से हुबहू रहते हैं। आपने लूसेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा? लूसेंट की 2 बुक आती है, एक साइंस की और जनरल नॉलेज की। बिल्कुल। मैंने साइंस रेफर किया था क्योंकि साइंस छोड़े काफी टाइम हो गया था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फिर 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में दिया था, तो साइंस का थोड़ा टाइम हो गया था। तो क्योंकि बीपीएससी में साइंस भी है जो कि बहुत ही स्टैटिक साइंस है, वो एक करंट अफेयर बेस्ड नहीं था। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स रेफर किए थे लूसेंट के, लेकिन जनरल नॉलेज मैंने रेफर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बोला मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो लूसेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वो एक 1 लाइनर टाइप है, वो एक मतलब मेमोरी बेस्ड चीज़ है, वो फैक्ट बेस्ड चीज़ है। तो वो मुझे लगा नहीं कभी काम आएगा, और मेरा बेसिक बुक से ही हो गया। अच्छा। और उसका ज़्यादा महत्व भी नहीं, क्योंकि अब पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है बीपीएससी का। वो बहुत डायनेमिक पूछ रहा है प्रीलिम्स में भी, यूपीएससी के तरह। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। तो लूसेंट की अब ज़्यादा भूमिका है नहीं। अच्छा, मतलब गहन अध्ययन करनी पड़ेगी। जी जी, वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए। टेस्ट सीरीज के लिए क्या कुछ करना चाहिए? काफी देखा जाता है कि अगर टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं तो स्कोर नहीं बढ़ पाता है। टेस्ट सीरीज में काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी अंतर देखने को मिल जाता है टेस्ट सीरीज में एक दूसरे के मुकाबले। टेस्ट सीरीज के लिए क्या किया आपने? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने शुरुआत में जब मैंने यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया था, उस समय मैंने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया था, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों। लेकिन बीपीएससी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया। अच्छा। ये मैंने खुद से किया है, और एक कोचिंग का मैंने लिया भी था, लेकिन मैंने वो देने नहीं गया। और मेंस के लिए मैं खुद से ही आंसर लिखता था यहाँ पे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की कर रहा था मैं, तो उसके लिए विजन आईएएस का ही मेंस का मैंने लिखा। तो जो मैं कर रहा था यूपीएससी के लिए वही किया, बीपीएससी के अलग से मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था। अच्छा। बाकी काफी लोग लाइब्रेरी या प्रीफर करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह या ग्रुप डिस्कशन, इन सब चीजों पर आपने फोकस किया? क्योंकि मैं घर पे रह के मैंने सारी पढ़ाई की है 2020 से लेके आज तक, तो मेरा घर में ऐसा माहौल है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी लाइब्रेरी की। अच्छा। हम 3 ही जन रहते हैं यहाँ पे, माँ, मम्मी, पापा और हम, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन
ये फिर वही मैं बोलूँगा, डिपेंड करता है। अगर आपके घर में माहौल नहीं है और आपको ज़रूरत है लाइब्रेरी की, तो बहुत ही सही चीज़ है लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था मेरा। सोशियोलॉजी। जी। कैसे, अच्छा गया था? इस बार तो ऑब्जेक्टिव था हमारा, क्वालिफाइंग पेपर था, तो 40% शायद लाना होता है, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। ऐसे शायद हमको लगता है कि 68वीं में पहली बार ऐड किया गया था, और ऐसे को लेकर काफी कंफ्यूजन भी बना हुआ था कि कैसा आएगा नहीं आएगा। क्या जैसे पहले ऐसे आते थे 10th 11th में लिखने के लिए, स्कूलिंग में जो ऐसे होता है वैसे ऐसे लिखा जाएगा? काफी कंफ्यूजन था लोगों को। ऐसे को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? जैसा आपने बोला, पहली बार इससे आया था 68 में, तो अलग नहीं था, क्योंकि पता था पहले से कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, इससे आएगा। और यूपीएससी की, जैसे मैंने बोला, हम तैयारी कर रहे थे, तो इससे लिखने का एक प्रैक्टिस था हमें। लेकिन 11th-12th जैसा इससे नहीं, लिखने से नहीं होता है। इसमें थोड़ा डायनेमिक बनाना पड़ता है इससे को, और लंबा होता है काफ़ी इससे। अच्छा। 3 ऐसे आते हैं 100 नंबर के 3 घंटे में, और करीब 10 से 12 पन्ने तो आपको लिखने ही हैं। चाहे आप कितना भी कम लिखें, तो 10 से 12 तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा। तो लेंदी होता है, और आपको हर एंगल से आपको इससे फ्रेम करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक ही लाइन पर इससे लिखे जा रहे हैं। जैसे कोई इशू आया, इस बार तो काफ़ी जीएस बेस्ड इशू था, आया था। हमारे समय कुछ फिलोसफिकल इश्यूज भी आए थे, तो आपको हर एंगल से उसमें इंक्लूड करना है, कुछ डेटा देना है, कुछ स्टैटिस्टिक्स देना है। जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं हम लोग, काफी छात्र ऐसे होते हैं कि पीटी तक काफी अच्छा होते हैं, उनको समझ में भी काफी अच्छा से आ रही है चीजें, लेकिन स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाते हैं, और आंसर राइटिंग में उनको दिक्कत हो जाती है। आंसर राइटिंग के लिए क्या कुछ अलग से किया आपने, या आप पॉइंट वाइज जो लिखना होता है, कुछ लोग ग्राफ बना बना के लिखते हैं, कैसे आंसर राइटिंग का मेन तरीका क्या होना चाहिए? आंसर के लिए 3 बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा। पहला है कंटेंट होना चाहिए आपके पास, दूसरा स्पीड होना चाहिए, तीसरा लिखने का तरीका आना चाहिए। तरीका मीन्स उसका बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो तरीका आना चाहिए। तो इस कंटेंट आपका तैयारी से आएगा, जो आपने जीएस पढ़ा है उससे आएगा। स्पीड आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस होगा। और तीसरी बात, जो आंसर कैसे लिखना चाहिए, वो आपको किसी टॉपर का कोई नोटबुक अगर मिल गया, कोई बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है वो आंसर शीट, उसको देखिए आपकी टॉपर्स आखिर लिख कैसे रहे हैं, उसको फिर आप अपना खुद का आंसर लिखिए। जितना भी आपको आता है, जो भी आता है, आप, मैं नहीं कहूँगा रोज लिखिए, शुरू कीजिए एटलीस्ट, जितना भी कंटेंट है आपके पास। क्योंकि ये नहीं होता कि आज सब कुछ पढ़ लिए तब हम आज से आंसर लिखेंगे, ये तो कभी नहीं होता है। जितना आपके पास कंटेंट है, शुरू कीजिए, लिखिए। और कैसे लिखना है, तो उसमें आप उस आंसर्स को क्रेडिबल बनाइए। कुछ डेटा डालिए, कुछ फैक्ट्स डालिए, कुछ इंडेक्स का जिक्र कीजिए, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसी रिपोर्ट का, नीति आयोग के किसी रिपोर्ट का, उसका जिक्र कीजिए। कुछ आप अगर फिगर बना सकते हैं छोटा सा, अगर टाइम परमिट कर रहा है, जैसे इंडिया का मैप हो गया हमारे समय, शायद इंडियन ओशन ऑसिलेशन पे क्वेश्चन था ज्योग्राफी में, तो इंडिया का अगर आप मैप बना के समझा सकते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। इसी तरह कोई ज्यादा इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव होता है, क्योंकि देखिए आंसर चेक करते समय एग्जामिनर के पास आप नहीं होते हो, आपको नहीं जानता, वो आपका आंसर ही है जो उसके सामने होता है। आप कितना मेहनत किया है आपने, वो आपके उसके सामने नहीं होता, कितना इफेक्टिव होता है। हाँ, तो आंसर आपके सामने, जो भी आप लिख रहे हो वही उसके सामने जा रहा है। तो आंसर को ऐसा बनाइए कि एकदम आपका नॉलेज दिखाए कि आप कितना जानते हैं और कितना आपका आंसर क्रेडिबल है। मॉक इंटरव्यू के लिए भी कुछ टॉपर ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मॉक भी हमने खुद से तैयार कर दिया, हमने मॉक भी कभी नहीं दिया। क्या आप भी मॉक अपने घर से ही या आपने खुद से ही दिया है? देखिए, मॉक इंटरव्यू लोग देते हैं, वो देखिए इंटरव्यू ऐसा चीज है, लोग अपना लास्ट एफर्ट लगा देना चाहते हैं। अच्छा। कि अब प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू नहीं अटकना चाहिए अपना। क्योंकि मॉक आप खुद से कितना भी करें, क्योंकि लेकिन जज आपको लोग सामने से कर रहे हैं। बोलने का तरीका, बैठने का लहजा, आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप खुद को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आंसर तो आप लिख कर पढ़ लीजिएगा, लेकिन अपने आप को देखने के लिए आपको आईना चाहिए, उसमें भी आप अच्छे से जज नहीं कर सकते। पढ़ाई आपकी अपनी है, सब कुछ आपका अपना है, लेकिन मॉक में लोग ट्राई करते हैं एटलीस्ट हम कहीं भी जाकर अपने आप को जज करवा सकें। तो मैंने 3 कोचिंग में लिया था मॉक, एक पटना में 2 और दिल्ली में 1 जाकर दिया था। दिल्ली में दृष्टि आईएएस में दिया था, और यहाँ पे चहल और चाणक्य में दिया था। अच्छा। तो 3 जगह मैंने मॉक लगाए हैं और इंटरव्यू के, और जो भी सजेशन मिला, तो ज़्यादा चेंज तो सजेशन से आता नहीं, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। जितना बन पड़ता है आदमी अपने आप को जज करके उसको सुधारने की कोशिश करता है। चलिए, लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा उन छात्रों के लिए जिनका सपना है बीपीएससी से अधिकारी बनना है या यूपीएससी क्वालिफाई करना? मेहनत आपको खुद करनी है, वो आपके बदले कोई नहीं करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ।
और क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या आपको एज प्रोवाइड करता है, तो आपका प्रिजर्वेरेंस। आप लगे रहें इसमें, धैर्य बनाए रखें और अपने आप के ऊपर विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना जॉब आपने नहीं किया, आपने सेक्रीफाइस करा अपना जॉब, सब छोड़कर आप बैठे हो, तो आप खुद पे विश्वास रखें और तभी आपका होगा। लोगों की बातों में ना आए, अपना काम करते रहें और मेहनत करते रहें, हो जाएगा। अटेम्प्ट कौन सा था बीपीएससी? बीपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मेरा 109 आया था प्रीलिम्स में, लेकिन कट ऑफ था 113। अच्छा। तो उसके तुरंत बाद ही 68 हो गया, तो ये निकलता चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बाकी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ बीपीएससी के 11th रैंक होल्डर आशुतोष हमारे साथ थे, और जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने टॉपर का स्ट्रेटेजी देखा, वीडियोस देखा, बाकी जहां से भी इनको सजेशन मिला, उसके बाद अपना इन्होंने बुक लिस्ट बनाया, ओल्ड एनसीईआरटी से लेकर हर चीज़ों को पढ़ा है, लूसेंट साइंस भी पढ़े हैं। और इनका मानना है कि अब लूसेंट को उतना, मतलब जब से 68वीं आया है, लूसेंट उतना कारगर नहीं है बीपीएससी के लिए। पीटी तक थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन मेंस में इतना अच्छा लिखना होता है, इफेक्टिव लिखना होता है, आपकी कॉपी वहां जाती है, आप नहीं जाते हैं। तो इस ढंग से आंसर राइटिंग में होना चाहिए कि आपकी कॉपी को देखकर एक अट्रैक्शन आए कि हाँ, इसने लिखा है, बीपीएससी लेवल का कॉपी है ये। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, इनके स्ट्रेटजी के ऊपर क्या कहना है आपकी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।